इसी को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम प्रस्तुत कर रहे हैं विश्व के भूगोल एवं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले विश्व के भूगोल और उसके बाद भारत के भूगोल को कवर करेंगे। तो आइए, सबसे पहले प्रस्तुत है विश्व के भूगोल का भाग 1, जिसमें आज की वीडियो में हम ब्रह्मांड, सौरमंडल, ग्रह एवं उनकी विशेषताएं, सौरमंडल के अन्य पिंड, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थलमंडल, शैल यानी चट्टानें, ज्वालामुखी एवं उनके प्रकार, भूकंप, पर्वत एवं पर्वतों के प्रकार, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, पठार और घास के मैदानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखिए, भूगोल जो है जियोग्राफी शब्द का हिंदी अनुवाद है। जियोग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोग यूनानी विद्वान इरैटोस्थनीज द्वारा किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जियोग्राफी जिसका अर्थ भूगोल होता है, इस शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरैटोस्थनीज के द्वारा किया गया था और इरैटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहा जाता है। और दोस्तों, भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस को माना जाता है। आइए विश्व के भूगोल में सबसे पहले ब्रह्मांड यानी कॉस्मॉस के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों यानी गैलेक्सी तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनी तक के खगोलीय पिंडों के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। और निकोलस कापरनिकस ने सबसे पहले ये मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। दोस्तों, कापरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कापरनिकस, इसको आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें एक है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमेट्रे या जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा किया गया था और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1867 में इसकी व्याख्या की है। तो दोस्तों, महाविस्फोट सिद्धांत जो है 1927 में इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म और तापमान और घनत्व अधिकतम था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उससे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ और तभी से ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है और ये महाविस्फोट सिद्धांत है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है सौरमंडल या सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और अन्य पिंडों के समूह को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे कहते हैं, कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सोलर सिस्टम। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले अनेक प्रकार के पिंडों से संबंधित जो समूह है उसको सौरमंडल कहते हैं। और हमारा सौरमंडल जिस मंदाकिनी या आकाशगंगा में स्थित है वो देखिए दुग्ध मेखला है। आइए देखते हैं सौरमंडल के विभिन्न पिंडों के बारे में। तो सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। सन सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और सूर्य को सूर्यातप का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। दोस्तों देखिए, सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत बड़ा, लगभग 13 लाख गुना बड़ा है
और सूर्य से मिलने वाला जो सूर्यातप है, सूर्य का प्रकाश है, उसका मात्र 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? लगभग 499 सेकंड यानी 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। मोटे मोटे तौर पर आप 500 सेकंड रखिए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। और आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो नाभिकीय संलयन होता है वो किस अणुओं का नाभिकीय संलयन होता है जहाँ से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए सौर मंडल के अन्य पिंडों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रहों का क्रम है वो है बुध पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठवें पर शनि और सातवें पर अरुण तथा आठवें नंबर पर वरुण है। और अगर आकार के आधार पर इनका अवरोही क्रम देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद उससे छोटा शनि, फिर अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और सबसे लास्ट में बुध। यानी सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। आइए देखते हैं दोस्तों, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। सोलर इक्लिप्स। दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। देखिए, सूर्य ग्रहण याद रखिएगा, जब चंद्रमा जो मून है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, इससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या को ही होता है। आइए अब ग्रहों के बारे में कुछ विशिष्ट जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, बुध जो सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नज़दीक का ग्रह है, जिसको मरकरी कहते हैं, ये सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है और इसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 88 पृथ्वी दिवस लगता है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है। दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह है जिसको वीनस कहते हैं। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा यानी सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन यानी जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र जो है घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र का भी दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। अब आइए अपनी पृथ्वी पर आते हैं, अर्थ। दोस्तों पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है और पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। दोस्तों पृथ्वी जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है और इस गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहा जाता है। तो पृथ्वी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर हम रहते हैं और ये सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है और ये पानी की उपस्थिति के कारण ऐसा है और जो यहाँ का तापमान है वो जीवन के लिए अनुकूल है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं और परिभ्रमण गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड या 365.25 दिन का समय लगता है और इसको पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम निकटतम तिथि को होती है और इस स्थिति को पेरिहिलियन या उपसौर कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब? 4 जनवरी को होता है और 2021 में ये 2 जनवरी को था दोस्तों। और देखिए पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई को होता है इसकी निकटतम विधि और इस स्थिति को अपहिलियन या अपसौर कहते हैं। 2021 में ये दिवस जो है 5 जुलाई को था जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर थी।
आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को। तो पृथ्वी के लिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात 21 मार्च और 23 सितंबर को। दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 या 22 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी के बाद मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल यानी मार्स ग्रह। तो मंगल को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, और ऐसा आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है, जिससे कि ये लाल दिखाई देता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का 1 उपग्रह है और मंगल के 2 उपग्रह हैं। इसके बाद दोस्तों बृहस्पति ग्रह का नंबर आता है। बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि यानी सैटर्न। तो दोस्तों शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद दोस्तों अरुण यानी यूरेनस का नंबर आता है। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी और अरुण ग्रह पर सूर्योदय जो है वो पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, वरुण यानी नेपच्यून, तो ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है और वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1846 में किया था। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन उपग्रह है। इसके अलावा इन ग्रहों के अलावा दोस्तों ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह भी हैं। देखिए, यम जो है बौना ग्रह है, इसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी और सेरेस, होमिया, मैकमेक और इरिस भी बौने ग्रह के उदाहरण हैं। आइए अपने चंद्रमा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन ही होता है। आइए सौरमंडल के अन्य पिंडों के बारे में जानते हैं। एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। तो सबसे पहले क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो हैं बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे ग्रह स्थित हैं। तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में एक पट्टिका पाई जाती है जिसमें क्षुद्र ग्रह स्थित हैं और ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण होता है। क्षुद्र ग्रहों के अलावा दोस्तों धूमकेतु यानी कॉमेट्स हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय होते हैं। ये पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है और धूमकेतुओं को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। आइए अब भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से अक्षांश और देशांतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जान लेते हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड। दोस्तों पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में, विषुवत वृत्त जो हमारा है ये 0 डिग्री जो अक्षांश है इसको विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ से उत्तर में या फिर दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी पृथ्वी को पूरे इस प्रकार से दर्शाते हैं जिसमें अक्षांशों का ज्ञान होता है, तो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा होता है और 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और देखिए ध्रुवों की ओर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि 90 डिग्री पर ये उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव स्थित है। तो देखिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा है।
विषुवत रेखा तो पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, जिसको हमने देख लिया। दोस्तों, दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। एक सामान्य देखिए 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। कर्क रेखा के बारे में जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और मकर रेखा क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश यानी दक्षिणी अक्षांश, ये मकर रेखा कहलाता है। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो ये अटलांटिक महासागर में काटती हैं। और विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है आप बताइएगा। और ये रेखा यानी कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जान लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी जो है भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। एक तो भूपर्पटी यानी क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा केंद्रीय भाग यानी कोर। सबसे पहले भूपर्पटी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भूपर्पटी जो है पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसको सियाल परत भी कहा जाता है, SI और AL। सियाल का मतलब होता है दोस्तों सिलिका, SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। तो भूपर्पटी में जो है सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, इसलिए भूपर्पटी को सियाल परत भी कहा जाता है। दूसरा मेंटल है। दोस्तों, पृथ्वी की मध्य परत को मेंटल कहते हैं और इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है और ये भूपर्पटी के नीचे पाई जाती है। मेंटल परत जो है इसका निर्माण भी बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और दोस्तों, जो मेंटल है इसको सीमा परत कहते हैं। सीमा का अर्थ होता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण मेंटल को यानी मध्य भाग को सीमा परत भी कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण भाग दोस्तों पृथ्वी का ये केंद्रीय भाग या कोर है और पृथ्वी का केंद्रीय भाग अत्यंत ठोस है और निकिल और फेरियम से बना है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के नीचे प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। पृथ्वी के बाह्य सतह को जो है ये स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल यानी एटमॉस्फियर और जयमंडल बायोस्फीयर में विभाजित किया जाता है, ये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो देखिए, पृथ्वी के बाह्य सतह को स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल में विभाजित किया जाता है। आइए सबसे पहले स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थलमंडल कहा जाता है। तो संपूर्ण बाह्य परत जो पृथ्वी की है ये स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर कहलाती है। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, वर्तमान में ये 8,848.86 मीटर है और अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच, इसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर है। तो ये स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई है। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है और मेरियाना ट्रेंच अधिकतम गहराई है। दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल और 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। इसके बाद आइए चट्टान के बारे में, चट्टान यानी शैल जिसको हम रॉक्स कहते हैं, उनके बारे में जानते हैं।
दोस्तों पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थ को शैल या चट्टान कहते हैं और चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो आग्नेय शैल यानी एग्नियस रॉक्स, अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स और रूपांतरित शैल यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो हैं आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित शैलें होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आग्नेय शैल की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। दोस्तों मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है और आग्नेय चट्टान को प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक शैल भी कहते हैं। देखिए आग्नेय चट्टानों के उदाहरण जो हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेबो, ये सभी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार चट्टानों का अवसादी शैल है। तो इनका निर्माण दोस्तों शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होते रहने से परतों के रूप में होता है। अवसादी शैल परतदार होती हैं और अवसादी शैलों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। और खनिज तेल, जो हमारा मिनरल जो ऑयल है दोस्तों, खनिज तेल, ये अवसादी शैलों में ही पाया जाता है। अवसादी शैलों के प्रमुख उदाहरण आप जान सकते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टानें, ये सभी अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। रूपांतरित शैल, तो दोस्तों रासायनिक क्रियाओं, ताप दाब आदि के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, जिसे रूपांतरित अथवा कायांतरित शैल कहते हैं। कायांतरित शैलों के प्रमुख उदाहरण स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट और नीस, ये सभी रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। चट्टान यानी रॉक्स के बाद आइए ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र हैं जिससे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, राख, जलवाष्प तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो ये जलवाष्प होती है सबसे अधिक मात्रा में। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांकांगुआ ज्वालामुखी जो है, ये दुनिया के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत है जिसकी ऊंचाई 6962 मीटर है। दोस्तों ज्वालामुखी जो हैं सक्रिय प्रकार के, प्रसुप्त प्रकार के और जो है सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय प्रकार में देखते हैं एक्टिव ज्वालामुखी किसे कहते हैं। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है, यानी इनसे तरल पदार्थ, मैग्मा, जलवाष्प और गैसें आदि निःसृत होती रहती हैं। अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और दोस्तों ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। दूसरा प्रकार डॉर्मेंट ज्वालामुखी जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनसे पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना है, उनको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का तीसरा प्रकार मृत ज्वालामुखी है और मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है। दोस्तों मृत ज्वालामुखियों में पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ईरान का दामवंद, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का कुलाल, किलिमंजारो और इक्वेडोर का चिम्बराजो ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। दोस्तों देखिए प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अग्निवलय यानी फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी है और इसलिए इस क्षेत्र को फायर रिंग ऑफ पैसिफिक यानी अग्निवलय क्षेत्र कहा जाता है।
ज्वालामुखी के बाद भूकंप के बारे में जानते हैं, अर्थक्वेक। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। और भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक तो पी अथवा प्राथमिक यानी प्राइमरी वेव्स, एस अथवा द्वितीयक यानी सेकेंडरी वेव्स, और एल अथवा सतही यानी सरफेस वेव्स। तो भूकंप के दौरान 3 तरंगें, प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और सतही तरंगें उत्पन्न होती हैं। पी तरंगें यानी प्राइमरी वेव्स जो होती हैं, ये पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से होकर गुजरती हैं। एस तरंगे यानी द्वितीयक जो तरंगे हैं वो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। और एल तरंगे जो होती हैं ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। दोस्तों, अधिकेंद्र जो एपिसेंटर होता है वहाँ पर पी तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं। और समुद्र के अंदर यदि भूकंप द्वारा लहरें उत्पन्न होती हैं तो उनको सुनामी कहा जाता है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। दोस्तों, भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ से नामक यंत्र से मापा जाता है। और भूकंपों को मापने के लिए रिक्टर स्केल जो है इसका परिमाण यानी क्वांटिटी मापता है। मर्केली स्केल इसकी तीव्रता मापता है। और राशि फेरल स्केल इसका जो है भूकंपों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में जान लेते हैं शार्ट में। दोस्तों, धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। इनमें पर्वत, पठार, घास के मैदान ये सभी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। सबसे पहले पर्वत यानी माउंटेन्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पर्वत यानी माउंटेन धरातल का वो विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा और तीव्र ढाल वाला होता है। इसका पर्वत का जो शिखर होता है दोस्तों अत्यंत संकुचित क्षेत्र वाला होता है। और निर्माण के आधार पर देखिए पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अवरोधी अथवा ब्लॉक पर्वत, जिसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। इसके उदाहरण देखिए, वासजेज पर्वत फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और पाकिस्तान का साल्ट रेंज, ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। दूसरा पर्वत है दोस्तों अवशिष्ट पर्वत। तो ये देखिए, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है। भारत में विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन की सियरा नेवादा और अमेरिका की गैसा और बूटे जो हैं ये घर्षित यानी अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों के उदाहरण हैं। पर्वतों का तीसरा प्रकार देखिए मोड़दार अथवा वलित पर्वत है, जिसको फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। दोस्तों, मोड़दार पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों यानी संपीड़न के कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। और भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तर अमेरिका का रॉकी और दक्षिण अमेरिका का एंडीज, ये सभी मोड़दार यानी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो हिमालय, रॉकी पर्वत, यूराल पर्वत और एंडीज पर्वतमालाएं ये सभी मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। दोस्तों, भारत का अरावली पर्वत दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई लगभग 7,200 किलोमीटर यानी 7200 किलोमीटर है। पिरेनीज पर्वत ये फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। पिरेनीज पर्वत। आइए देखते हैं दुनिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। देखिए, कार्डिलेरा डी लास एंडीज, एंडीज का पूरा नाम है, ये पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और एंडीज का सर्वोच्च बिंदु एकांकांगुआ है दोस्तों। रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है, इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट है। हिमालय काराकोरम हिंदुकुश पर्वत श्रेणी ये दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है और माउंट एवरेस्ट इसका सर्वोच्च बिंदु है। दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचा बिंदु जो है पृथ्वी का ये माउंट एवरेस्ट है।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका सर्वोच्च बिंदु कोस्क्यूस्को है। और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में स्थित है, विंसम मैसिफ इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तिएन शान पर्वत ये दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है, तिएन शान। और पिक पॉबेडी जो है इसका सर्वोच्च बिंदु है। अल्टाई माउंटेन्स दोस्तों मध्य एशिया में स्थित है और बेलुखा इसकी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है या सर्वोच्च चोटी है। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में है, एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है और ये इसका सर्वोच्च बिंदु नैरोडान्या है। कमचटका श्रेणी पूर्वी रूस में है और क्ल्यूस्कोचेस्काया सोपका जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। टाउबकल जो है एटलस का सर्वोच्च बिंदु है। बरखोनियास पर्वत पूर्वी रूस में है और दोस्तों मास खाया बरखोनियास पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है। पश्चिमी घाट ये पश्चिमी भारत में स्थित हैं। अनाईमोडी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च बिंदु है। सियरा माद्रे ओरिएंटल ये मैक्सिको में स्थित है और पोटोसी सियरा माद्रे ओरिएंटल का सर्वोच्च बिंदु है। इसके अलावा दोस्तों देखिए जाग्रोस पर्वत श्रेणी ये ईरान में स्थित है, इसका सर्वोच्च बिंदु है देना, इसको काश मस्तान भी कहते हैं। एलबुर्ज पर्वत तो ये ईरान में है, दामवंद इसकी सर्वोच्च चोटी है। और स्कैंडिनेवियन रेंज जो कि पश्चिमी नॉर्वे में स्थित है, गैल्डोपिनेज पिजेन जो है स्कैंडिनेवियन रेंज का सर्वोच्च बिंदु है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। टवाना एंटलेन्याना जो है इसका सर्वोच्च बिंदु है। और काकेशस श्रेणी ये रूस में स्थित है। अल्ब्रुस जो है पश्चिमी चोटी इसकी सर्वोच्च चोटी है। अलास्का श्रेणी तो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट मैकिनले जो है इसको डेनाली भी कहा जाता है, दक्षिणी चोटी इसका सर्वोच्च बिंदु है। कास्केड रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। माउंट रेनियर इसकी सर्वोच्च चोटी है। और एपेनाइन पर्वत इटली में है। कोर्नो ग्रैंडे एपेनाइन पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है। अपलेशियंस ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। माउंट मिचेल अपलेशियंस पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है। और आल्पस ये मध्यवर्ती यूरोप में है, इसकी सर्वोच्च चोटी मोंट ब्लैंक है। तो ये विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, उनकी अवस्थिति और उनके सर्वोच्च बिंदु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों। आगे आइए पठार के बारे में जानते हैं। तो पठार पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा होता है लेकिन इसका शीर्ष भाग सपाट होता है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमांट पठार और दक्षिणी अमेरिका का पैटागोनिया पठार ये पर्वत पदीय पठार के उदाहरण हैं। भारत का छोटा नागपुर पठार, रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार ये गुंबदाकार पठार के उदाहरण हैं। तो पठार जो है कुछ प्रकार होते हैं दोस्तों, इसमें पर्वत पदीय पठार और गुंबदाकार पठार के उदाहरण आपने देख लिया। अब आइए घास के मैदान के बारे में जानते हैं। घास के मैदान से संबंधित कई सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। देखिए एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूकंप रेखी प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं ये भूमध्य रेखी प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य फैले हुए हैं। दोस्तों इस जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं इनको अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में कैंपास और दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड कहा जाता है। और ये जो है घास के मैदान और उनसे संबंधित देशों को इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को जो है सवाना, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में कैंपास और दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड कहा जाता है। दूसरा प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वो लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के
मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं और इन घास के मैदानों को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेयरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में पम्पास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड, यूरेशिया में स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उनकी अवस्थिति और विभिन्न देशों में उनके नाम, क्योंकि ये हर बार परीक्षाओं में मिलान के लिए या फिर सीधे सीधे प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। देखिए इसमें हमने घटना चक्र संक्षिप्त